नमस्कार, मैं हूँ रेखा। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान की एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सुबह हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे विशेष मेहमान के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं जिनसे मिलकर आप कुछ सीख पाएँ और जिनकी ज़िंदगी से आप कुछ प्रेरणा ले पाएँ। आज भी ऐसे एक विशेष मेहमान के साथ हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों द्वारा कही गई अनमोल वचन के साथ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज जो विशेष मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं, आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके विषय में अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि आप पूर्व रजिस्ट्रार हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से और साथ ही आप नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अभी आप विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। यदि पूर्व की बात की जाए तो आप आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं और वर्तमान में कुलानुशासक के पद पर भी आप अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे पदों पर आप सेवा दे रहे हैं और बहुत मुझे लगता है कि कई ऐसे वर्ष बीत चुके हैं इस विश्वविद्यालय को आपकी सेवा लेते हुए। इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जानना चाहूँगी सर सबसे पहले आपके विषय में, क्योंकि हमारी कोशिश होती है आपके बचपन के दिनों के विषय में कुछ बातें अपने दर्शकों को बता पाएँ। किस तरीके से आपका बचपन बीता, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कब कैसे कहाँ से हुई, इसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? जहाँ तक शिक्षा दीक्षा और बचपन की बात है तो मेरा जन्म बिहार के पूर्णिया जिला के कशमड़ा गांव है, धमदाहा प्रखंड के अंदर, वहाँ हुआ था। और मेरे पिताजी शिक्षक थे, अभी भी शिक्षक हैं, और उनके निर्देशन में मैं पिताजी के साथ ही स्कूल की शिक्षा ली आसपास के गांव में। और फिर शिक्षा लेने के बाद मेरी स्कूली शिक्षा के बाद पटना में पदार्पण हुआ और यहाँ से फिर हायर एजुकेशन की शुरुआत होती है। और मैंने अपनी टीचिंग और रिसर्च का कैरियर, जो असली कैरियर्स होता है जो आपने बचपन से लेके वो शिक्षा उच्च शिक्षा तक प्राप्त की, आउटपुट के रूप में समाज में दे, वो मैंने 2004 में, अगस्त 2004 में पटना विमेंस कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से मैंने शुरू किया था। और साइंस कॉलेज में मैंने एक नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च लैब का भी बहुत अच्छा शुरुआत किया था, एस्टैब्लिश भी किया था। वहाँ से लेके फिर मेरी रिसर्च की जो कैरियर स्टार्ट होती है इनोवेशंस की, वो देश के जाने माने प्रख्यात शिक्षाविद हैं प्रोफेसर एच.सी. वर्मा, आईआईटी कानपुर। उनके संपर्क में आने के बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी शिक्षा को फैलाने का काम किया। होता है ना, जैसे आपने कहा कि एक संगति एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कंपनी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जब तक आपके अच्छे संगत मिलते हैं, आपकी टीम मिलते हैं, आपके कोलैबोरेटर मिलते हैं, तो आप उसके साथ चल पड़ते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस टीम, ह्यूमन रिसोर्स टीम हमें मिला, जो पटना साइंस कॉलेज था, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर थे, पटना विमेंस कॉलेज था। और इस तरीके से हम लोगों ने एक टीम बनाई और इस टीम से साइंस को, रिसर्च को, इनोवेशंस को, नवाचार को लाने की कोशिश किया। कि पढ़ना लिखना एक बात है, जैसे आपने कहा कि जीवन में खाना पीना सोना ही जीवन नहीं है। अपने एजुकेशन से आपकी कितनी कम्युनिटी, कितना सोसाइटी प्रभावित होता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप कितनी दूर तक उस विज्ञान को, उस ज्ञान को फैला रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम लोगों ने ऐसी मौका मिला एजुकेशन में कि अपनी जो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स टीम बनी, उस टीम से हमने कि बिहार के ब्लॉक स्तर से लेके जिला के स्तर से लेके जो नोबेल लॉरियट्स का प्लेस स्टॉकहोम स्वीडन माना जाता है, वहाँ तक मैंने अपने ज्ञान को, जो हमने काम किया है, फैलाने का मुझे मौका मिला। वो हमें अपने समाज ने दिया, हमारे मित्रों ने दिया, हमारे शुभचिंतकों ने दिया, प्रकृति ने दिया या ईश्वर ने दिया। कि जब मैंने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश किया किसी नॉलेज को क्रिएट करने के लिए, वो 2 कदम मुझे मदद मिलते रहा। तो इस तरीके से अपने एजुकेशनल सिस्टम्स को अपने एक बिहार के छोटे से ब्लॉक से लेके इंटरनेशनल लेवल पे फैलाने का हमने काम किया है। ये सारी चीज़ बिल्कुल सही कहा आपने, चूँकि आपका जो बैकग्राउंड है, आपने बताया कि पिताजी भी आपके शिक्षण क्षेत्र से हैं, तो बहुत मुश्किल मुझे नहीं लगता है कि आई होगी। और एक माहौल जो बनता है परिवार का सर, कि नहीं घर में शिक्षण का माहौल है और आपको भी शिक्षण कार्य में धीरे धीरे रुचि होती चली गई। कई ऐसे विषय थे, यदि हम बातचीत करें, चूँकि उस समय की हम बात करें तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ठीक है, उन्हें हिंदी बहुत पसंद आती थी, क्योंकि एक
साहित्य में भी रुचि होना, कई ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है, कई ऐसे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि नहीं मैं चलो समाज की पढ़ाई कर लूँ, सोशल स्टडी कर लूँ ताकि मैं अपने स्टडी को कंप्लीट कर पाऊँ। ऐसे में विज्ञान विषय का चयन करना कुछ विशेष लगाव रहा या फिर क्या ऐसी खास वजह थी कि आपने इस डिफ़िकल्ट विषय को चुना? आज के न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के संदर्भ में ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप देखेंगे नई शिक्षा नीति में एक बैरियर को ख़त्म किया गया है कि जिसको जहाँ जो पढ़ने की इच्छा है वो चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट डिफरेंट स्ट्रीम में। सोशल साइंस की आपने बात किया, हिस्ट्री की बात किया, हिंदी साहित्य की बात किया। हमें एक बताइए, विज्ञान कोई नई विषय नहीं है। प्रकृति के सत्य को जानना विज्ञान होता है। आप इतिहास का एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जितनी भी सारी ज्ञान निकली है वो इतिहास और वेदों से निकला है ना। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। देखिए, प्रकृति में शंख रहता है, शंख को बजाते हैं तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होता है, लोग कहते हैं वायरस और बैक्टीरिया खत्म होता है, शांति का अनुभव होता है, आपके ब्रेन्स को, सेल्स को एक्टिव करता है। और वही शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। और सेम वो चौक जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का है। देखिए, लेकिन देखिए एक को आप तोड़ते हैं टूट जाता है, लेकिन शंख नहीं टूटता है। तो अब वो चीज़ें, शंख की हिस्ट्री जो है, क्योंकि मैकेनिकल हार्डनेस ज़्यादा है, ये प्रकृति में मिला, हिस्ट्री में मिला, है ना। तो जब हम प्रकृति से प्यार करते हैं तो प्रकृति के सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। भाषा का क्या रोल है? मान लीजिए जब हिंदी में पढ़े कि अंग्रेजी में पढ़े कि बांग्ला में पढ़े कि उर्दू में पढ़े, भाषा, हाँ, भाषा उस चीज़ को समझने में मदद करे, है ना। हम लोग भी हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़े, बचपन में गांव में पढ़े, ऐसा नहीं, गांव से बाद में हम लोग शहरों में आए, उस शिक्षा लिए। तो भाषा जो भावना से जुड़ी होती है, किसी भी प्रकृति के सत्य को हम अच्छे से समझ सकते हैं, वही हमारा ज्ञान है। और उस ज्ञान को यूज करके हम समाज के विकास में उसका योगदान प्रदान करते हैं, वो सबसे बड़ी हमारी उपयोगिता है। और कितने दूर तक उस ज्ञान को हम फैला सकते हैं, वो बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने किताब और जर्नल्स, दो चीज़ें पढ़ी होंगी। जर्नल्स में क्या होता है कि जो नए ज्ञान होते हैं उस ज्ञान को हम क्रिएट करके, उस ज्ञान का सृजन करके उसमें उस ज्ञान को लिखा जाता है। किताबों में क्या है, बहुत सारे ज्ञान को आधार बन के एक टेक्स्ट को लिखा जाता है। तो उस तरीके से जो शिक्षक बनना है, शिक्षक बनना तो सबसे बड़ा प्रोफेशन है। आज यूजीसी ने सारे शिक्षकों को एक लोगो दिया है जो कार के पीछे लगा के चलते हैं, नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माता शिक्षक। मैं भी अपने कार के पीछे लगाया हूँ। अच्छा, हाँ, तो नेशन बिल्डर दिया है कि एक शिक्षक का मतलब ये नहीं होता है कि जाके हम कोई कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं या कहीं जाके नोट्स के रूप में हम किसी चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं। शिक्षक का मतलब होता है कि नए ज्ञान का सृजन करें, उस ज्ञान के सृजन को समाज में फैलाएं, फिर उसको उपयोगिता के चर्चा करें। और सबसे बड़ी चीज़ है साइंटिफिक टेम्पर। जी, आप आर्टिकल 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की याद करेंगे तो उसमें एक है कि द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर अलॉन्ग विथ ह्यूमनिज्म। प्रत्येक भारतीयों का कर्तव्य है वैज्ञानिक चेतना क्रिएट करना। तो वैज्ञानिक चेतना का ये मतलब नहीं होता है विज्ञान में पीएचडी कर रहे हैं, डीएससी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं। वैज्ञानिक चेतना का मतलब होता है कि सत्य पर आधारित ज्ञान, पहले देखो तब सीखो तब बताओ, ये इस तरह की चीज़ें। हमारे जो पूर्वज थे, जितने कहते हैं एंसेस्टर्स, अब गोत्र की बात करो, सारे वैज्ञानिक थे। तो उस समय तो कोई ऐसे पीएचडी करते थे ऐसी बात नहीं थी उनके पास। वो क्या करते थे, ज्ञान को अपने चेतना के द्वारा ऑब्जर्व करते थे और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो कहते थे कि देखो ये ट्रुथ है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस चीज़ों को तो कई हमारे हजारों साल पहले हमारे वेदों में लिखा हुआ है। क्यों आर्यभट्ट ने फर्स्ट आइडिया कंसीव्ड हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो क्या है, जब चेतना का विकास होता है आदमी का, तो प्रकृति के सत्य को जानने की वो कोशिश करते हैं और वही सत्य विज्ञान है ना। तो सोशल साइंस का लोग हो कि हिस्ट्री का लोग हो कि नेचुरल साइंस का लोग हो कि इंजीनियरिंग साइंस का लोग हो कि मेडिकल साइंस के लोग हो, सारे सत्य जो होते हैं प्रकृति का ट्रुथ है। आप आयुर्वेदा को ले लीजिए, कितनी जटिल जटिल बीमारियां आयुर्वेदा से ठीक हुआ कोरोना पीरियड में भी। लेकिन हमारे पास आयुर्वेद के सत्य को पहुंचने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होने चाहिए, उसे हमारे पास वैसे साइंटिस्ट होने चाहिए। तो आप युवा पीढ़ी को ऐसा ज्ञान दीजिए कि हमारे प्रकृति में जो सत्य पड़े हुए हैं, जो ट्रुथ पड़े हुए हैं, उसको खोजने की इच्छा जागृत हो और हमारे मानव के कल्याण में। यदि हम बात करें, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात कही है,
आज के जो ऐसे बच्चे हैं, पहले की जो टेंडेंसी थी देखो, जानो, सीखो और तब जाके एक्सप्लेन करो, आज की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी बदलती जा रही है। अब उनमें है कि देखो और जानो, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चे जानने की कोशिश करते हैं। Yes. उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। हाँ। बात हम उन दिनों की करेंगे जब आपने शिक्षण का कार्य शुरू किया था, जब आपने विश्वविद्यालयों में शिक्षण का कार्य शुरू किया था, कैसे अनुभव थे उसके और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, जहाँ तक बात है ये शिक्षण में आने का या युवा पीढ़ियों को अट्रैक्ट करने का, जी। तो मैं युवा पीढ़ी को एक कहना चाहूँगा कि आप हर एक आदमी को देश में रिकॉग्निशन चाहिए। हर एक युवा पीढ़ी चाहता है मुझे सम्मान मिले, रिकॉग्निशन मिले, अर्थ भी हो, पैसा भी हो, जी, जी। है ना, गाड़ियाँ हो, बंगले हो, सबकी इच्छा होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो जीवन आपको मिला है पृथ्वी पर, जब आप आए हैं इस प्लैनेट पे, तो एक चीज़ है कि कुछ काम ऐसा करना चाहिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा। ये एक ग्लोबल पर्सनैलिटी का द्योतक है, ये एक हर एक युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए। बिल्कुल। मान लीजिए कोई युवा पीढ़ी कहता है कि हमें एक कुशल प्रशासक बनना है, आईएएस बनना है, कोई युवा पीढ़ी कहता है मुझे एक वैज्ञानिक बनना है, एक प्रोफेसर बनना है, एक शिक्षक बनने हैं। आप जब इस जितने दिन तक आप यहाँ हैं, आज हम आर्यभट्ट की बात कर रहे हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं? आज आर्यभट्ट की चेतना किस योनि में होगी पता नहीं, बिल्कुल। लेकिन आज भी हम उसको याद करते हैं क्योंकि उनकी किए हुए कार्य का आज भी हमारे समाज में योगदान है ना। तो विज्ञान, वैज्ञानिक और एक शिक्षाविद, इनका काम एक ऐसा होता है कि इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज होता है जब तक ये होती है। तो आप युवा पीढ़ियों को सोचना पड़ेगा, मुझे थोड़े समय की ऊपर रिकॉग्निशन चाहिए, लंबे समय की रिकॉग्निशन चाहिए। तो जहाँ पर रिकॉग्निशन होता है, जहाँ पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होता है, वहाँ अर्थ आता है, जी। पैसे आते हैं, रिकॉग्निशन आते हैं, है ना, आपको सम्मान मिलता है। हो सके थोड़ी देर से मिले, लेकिन कितने लोगों के बीच अपने ज्ञान को फैला सकते हैं, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो युवाओं में इसलिए नेचर को, ज्ञान को क्रिएट करने की, आज इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन की बात हो रही है, औद्योगिक क्रांति की, तो एक आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, एक छोटा सा उद्योग करते हैं, एक रिसर्च का नया आयाम क्रिएट करते हैं, तो हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलती है और उससे फिर मल्टीप्लिसिटी होता है। जी। मानव संसाधन क्रिएट करना, यही ना, स्ट्रांग ह्यूमन रिसोर्स इन द सोसाइटी। बहुत सारी चर्चाएं हमने की हैं, आपके विषय में जाना, किस तरीके से शिक्षण के क्षेत्र में आप आए, इन तमाम विषय में हम जान पाए, हमारे दर्शक भी जान पाए हैं। यदि हम बातचीत करें शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने की, तो आपने बताया कि वर्ष 2004 से आपने अपनी सेवा देनी शुरू की, तो इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि शुरुआती जो अनुभव होता है कार्य क्षेत्र का, वो हमेशा यादगार होता है, हमेशा के लिए याद रह जाता है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? जहाँ तक मैंने 2004 से पटना विमेंस कॉलेज में अपनी टीचिंग और रिसर्च का मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत किया था, तो मेरे लिए कुछ वो नया नहीं था। वो तो कोई भी जिम्मेदारियाँ प्रकृति देती है, आपकी जो सोच होती है, जैसा आपका कर्म होता है, जैसा आपका सोच होता है, वैसी आपको जगह मिलती है और ये प्रकृति देती है ना। तो मुझे वो एक अच्छी जगह मिली जहाँ पर मैंने अपने जीवन में विभिन्न डायरेक्शंस में अपने कार्य को करने का मुझे मौका लगा। उस कॉलेज के द्वारा, पटना विमेंस कॉलेज के द्वारा मुझे जीवन में काफ़ी सम्मान मिला, आज भी मैं उसका कृतज्ञ हूँ और आज भी वहाँ से निकलने के बाद भी मेरे उतना ही सम्मान वहाँ पर है और मुझे ये काफ़ी खुशी होती है। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मिशनरी कॉलेज थे और जहाँ पर टीचिंग के साथ एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्टेटस उस कॉलेज को था, यूजीसी का, जहाँ पर एक रिसर्च के भी कल्चर्स थे, जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स थे बहुत अच्छे थे। तो स्टूडेंट्स के साथ काम करना, दूसरी बात जो देश का विज़न है, जैसे किसी कॉलेज को अगर सेंटर फॉर एक्सेलेंस है यूजीसी का तो देश के जो विजन्स हैं, सरकार की जो नीति है, उसके अनुसार काम करने का मौका मिला। जैसे एक फ्रंटियर्स रिसर्च पे काम होना चाहिए, अग्रणी विषयों पे काम होनी चाहिए। तो अग्रणी विषय से संबंधित हमारे नैनो टेक्नोलॉजी विषय हैं, जो सबसे अभी भारत के, विश्व के सब टॉप 5 टेक्नोलॉजी जाएंगे तो उसमें से वो आता है उसके विषय। तो उस जैसे नए विज्ञान पर काम करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और उसी पटना विमेंस कॉलेज के कारण मैं आईआईटी कानपुर से जुड़ पाया। जी। और आईआईटी कानपुर में भी बहुत बड़े शिक्षाविद प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर थे और पटना साइंस कॉलेज से मैं एसोसिएटेड था। हमारे जो वहाँ पीएचडी साइंस कॉलेज में हमारे जो टीचर्स थे डॉक्टर अमरेंद्र नारायण सर, उनके साथ मिलकर मैं प्रोफेसर एच.सी. वर्मा आईआईटी कानपुर
में मैंने उसकी काम को बहुत दूर तक बढ़ाया। और कॉलेज, पटना वेमेंस कॉलेज प्रशासन या साइंस कॉलेज के लोगों ने मुझे भी काफ़ी प्रमोट किया, मुझे काफ़ी सम्मान मिला। तो उस शिक्षण को रिसर्च से जोड़ा, समाज से जोड़ा, और समाज से जोड़ने के बाद पुनः जो हमारे पोस्ट डॉक्टर सुपरवाइजर थे प्रोफेसर अशेश्वर यादव, वो पटना साइंस कॉलेज में प्रोफेसर थे और वाइस चांसलर भी रहे थे। इन सारी चीज़ों की एक टीम बनती है और टीम के बाद कलेक्टिव रूप में हम लोग देश के सामने आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति इस चीज़ को मदद करती है, क्योंकि पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जीवन का उद्देश्य फिक्स होना चाहिए। अगर हम ऑटो पे बैठे हैं, अगर मुझे यहाँ चढ़ना है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे मुझे उतरनी है, तो मेरा जीवन का गोल फिक्स है। तो इसी तरह मेरे जीवन का अपना एक गोल था कि मुझे इनोवेशंस करने हैं, मुझे रिसर्च करने हैं, और मुझे ऐसा काम करना है जो इतिहास के पन्नों में मेरा नाम दर्ज हो। इस तरह की अपनी एक गोल थी और अभी भी उस डायरेक्शन में काम मैं कर रहा हूँ। और फिर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं 2004 में आया हूँ नैनो टेक्नोलॉजी विभाग में, और एक नए सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करने की मुझे जिम्मेदारी मिली। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के टच में मैं डायरेक्ट रहा हूँ, अभी भी हूँ। जब भी जो समस्या हुई, मैंने वहाँ के कुलपति, संस्थापक कुलपति थे प्रोफेसर एस एन गुहा, वो संस्थापक कुलपति ने काफ़ी इस विज़न को लाया कि एक नया विषयों की पढ़ाई बिहार में होना चाहिए, एक नया बड़ा साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में होना चाहिए। फिर उनके बाद थे दूसरे वाइस चांसलर, हमारे सेकंड वाइस चांसलर डॉक्टर उदयकांत मिश्रा, जो उन्होंने काफ़ी इसमें बढ़ाने में काफ़ी मदद किया उस चीज़ों को और धरातल पे लाने की कोशिश उसने किया। मैं भी उनका कृतज्ञ हूँ। और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें जो भी कमियां रही उसको दूर करने का प्रयास किया और एक बड़े वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़ा किया है, जो बिहार राज्य की एक पहचान है। और अभी खुद मेरे टोटल जो है, मुझे लगता है कि 150 इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशंस मेरे हैं, और वो मेरे पब्लिकेशन है, लेकिन उसमें बिहार जुड़ा हुआ है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जुड़ा हुआ है, पटना वेमेंस कॉलेज जुड़ा हुआ है, पटना विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है। तो मेरे नाम के साथ पटना विश्वविद्यालय, पटना वेमेंस कॉलेज, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया में बिहार राज्य की गरिमा बढ़ती है। तो जब दुनिया में लोग नॉलेज का क्रिएशन देखते हैं गूगल में जाके, तो कहा जाता है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो किसी खास एरिया, आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया है, मान लीजिए एग्रीकल्चर का एरिया है, तो पूरी दुनिया में जो ज्ञान का सृजन है उसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उस ज्ञान के क्रिएशन में बिहार भी दिखता है इंटरनेशनल मैप में। तो दुनिया का जो मैप है, दुनिया का जो नॉलेज का मैप बना हुआ है, सर्च इंजन बना है, उसमें भी हम लोग का कंट्रीब्यूशन है जी। तो इस क्योंकि तरह अभी हम वर्तमान की बात करें तो ठीक है, आज के जो बच्चे हैं उन्हें अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे जब शिक्षक बैठे हैं यहाँ पर शोध कराने के लिए, और जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट है, विश्वविद्यालय है, तो अब उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। लेकिन जब हम आपके समय की बात करें सर, क्योंकि आपने जो विषय चुना है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, ये एक बहुत ही रेयर विषय मुझे लगता है कि है, और इस पर आपने शोध किया है। तो चाहूँगी कि आप विस्तार से बताएं कि आपने शोध का विषय क्या रखा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, और कितनी मेहनत की आपने इसमें डाइवर्सिटी लाने में, कितनी मेहनत की, और इस शोध को पूरा करने में क्या कुछ संघर्ष आपका रहा, इसके विषय में बताएं। जहाँ तक वैसे शोध का विषय मेरा था पीएचडी में, मतलब स्टडी ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ नैनो क्रिस्टलाइन मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेराइट्स मटेरियल था। तो एक चुंबकीय पदार्थ का, है ना, नैनो स्ट्रक्चर में बिहेवियर को देखना था छोटे स्केल्स में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नैनो तो आम जनता लोग समझेंगे नहीं। हम आप जो काजल भी लगाते हैं आँख में, वो भी नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल है। तो नैनो में आने के बाद के तो क्या होता है, किसी भी वस्तु का विशेषता जो है बदल जाता है, जो सामान्य वस्तुओं में, सामान्य ऑब्जेक्ट में, सामान्य मटेरियल्स में नहीं होता है। तो उस वस्तु, उस स्टेट में आने की विशेषता बदलती है। तो मेरे अंदर में एक जिज्ञासा जगी। आदिकाल से, प्राचीन काल से मनुष्यों की जिज्ञासा रही है सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन करना, सूक्ष्म लेवल पर अनुभव करना। कोरोना वायरस नैनो पार्टिकल्स ऐसी नैनोमीटर साइज है, लेकिन कभी किसी ने देख नहीं पाया उसको, लेकिन कितने लोगों की उन्होंने जान ले ली, पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया, मानव सभ्यता के जीवन को प्रभावित किया। तो इतने छोटे वस्तुओं को हम देख नहीं पाते। तो हमारे आदिकाल से, प्राचीन काल से मनुष्य को अति सूक्ष्म पदार्थ के गुणों की जानने की इच्छा रही है। वो तो ही होता है जब आप इंट्यूशन अपने आप को अंदर किए झांकते हैं। मैं कौन हूँ इसको जानना अध्यात्म होता है, और ये क्या है, इस चीज़ को समझना ये क्या है, इसको विज्ञान कहते हैं।
तो ज्ञान और विज्ञान को साथ चलना चाहिए। तो ये जिज्ञासा अगर युवा पीढ़ियों में आ जाए, मैं कौन हूँ और ये प्रकृति का सत्य क्या है, तो वो आगे के डायरेक्शन में चलेगा और वो एक नया ग्लोबल पर्सनैलिटी बनेगा। एक राज्य स्तर का नहीं, देश स्तर का नहीं, एक विश्व स्तर का व्यक्तित्व बनेगा। तो युवाओं को जहाँ तक बात है इस तरह की सीख लेनी चाहिए, आखिर मेरे जीवन का गोल क्या है। अब समस्याएं, मुझे जहाँ तक बात है, आपने प्रश्न पूछा, हम लोगों ने जब टीचिंग एंड रिसर्च का कैरियर पटना विमेंस कॉलेज से शुरू किया था, और तो पटना साइंस कॉलेज में हम लोगों ने एक छोटी सी लैब बनाने की शुरुआत किया था। डॉक्टर अमरेंद्र नारायण सर हैं, हमारे टीचर हैं पीएचडी में। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, तो प्रोफेसर एच.सी. वर्मा आईआईटी कानपुर, उन्होंने हम लोगों को पूरे देश के आईआईटी कानपुर के साथ पूरे देश से जोड़ा, और हम लोग ने आईआईटी कानपुर में उनके साथ, उनके सुपरविजन में काफ़ी काम किया, उनके रिसर्च ग्रुप के साथ मिलकर काम किया। और फिर पटना विमेंस कॉलेज में भी उस तरह की पैरेलल लैब हमने बनाया, और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, जो बहुत डायनामिक प्रिंसिपल थे हमारे, डॉक्टर सिस्टर डॉरिस डिसूजा, अभी वो नहीं हैं, और जो प्रेजेंट प्रिंसिपल अभी हैं डॉक्टर सिस्टर मारी एसी रश्मि करके है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था उस समय। और हम लोगों ने एक अच्छे सिस्टम्स को भी वहाँ खड़ा किया बिहार में, कि एक नया रिसर्च होनी चाहिए, नया शोध होना चाहिए, नए समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। कॉलेज प्रशासन से लेकर आईआईटी कानपुर से पटना साइंस कॉलेज तक हम लोगों ने किया। फिर हमारे पोस्ट डॉक्टरेट सुपरवाइजर थे प्रोफेसर एसेश्वर यादव, फॉर्मर वाइस चांसलर थे, पटना साइंस कॉलेज के टीचर थे। उन लोगों ने भी नैनो टेक्नोलॉजी पर हमारे साथ प्रोजेक्ट को लाने में मदद किया और हमें बढ़ाने में योगदान किया। और उसके बाद फिर समस्याएं तो आती ही रहती है, लेकिन ईश्वर को याद करना, प्रकृति को याद करना कि हमें आगे जाना है, तो संघर्ष आते हैं, लेकिन उत्साह के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ आगे बढ़ते रहा। और उससे भी बड़ा सिस्टम हमने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में खड़ा किया, जब हमने वहाँ पर हमें प्रोफेसर इंचार्ज एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ डायरेक्ट जुड़ के, उनके साथ बातचीत करके, उनके सहयोग से हम लोगों ने वहाँ के फाउंडर वाइस चांसलर प्रोफेसर एस एन गुहा, उनके बाद वाले वाइस चांसलर डॉक्टर उदयकांत मिश्रा के साथ मिलकर हम लोगों ने एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम को खड़ा किया। और आज एक इंटरनेशनल लेवल की वर्ल्ड क्लास की लैब है, जो बिहार राज्य की एक पहचान है। तो आप देखेंगे, आपने पूछा शुरुआत संघर्ष, छोटे से हम लोगों ने शुरू किया। उस साइंस कॉलेज को हमने पकड़ा, पटना विमेंस कॉलेज में हमने शुरू किया, फिर आईआईटी कानपुर से जुड़े, देश दुनिया के, एक बिहार में साइंस फॉर सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल सोसाइटी है, उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर एसपी वर्मा। वो भी नहीं रहे सर, लेकिन उनका भी था कि वो विज्ञान को समाज में जिलाओं लेवल पर ले जाते थे। हम लोगों ने उनके साथ भी काम किया और उनसे भी वैज्ञानिक चेतना हम लोगों ने सीखा, है ना। और उस वैज्ञानिक चेतना को हम लोगों ने समाज में फैलाने की कोशिश की, जो भी कर रहे हैं। मान लीजिए आज 150 से ज़्यादा मेरे इंटरनेशनल पेपर हैं, 100 से ज़्यादा हमने टॉक दिया है, अगर भी एक ब्लॉक लेवल से लेके नोबेल लाइब्रेरी प्लेस स्वीडन और स्टॉकहोम तक। तो वो मैं नहीं किया है, वो मेरे आशीर्वाद भी है, हमारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद है, मेरे माता पिता जी का भी आशीर्वाद है, मेरे शिक्षकों का भी आशीर्वाद है, मेरे मेंटर्स का भी है, मेरे मित्रों का भी है, सरकार का भी है, सोसाइटी का भी। बहुत सारी बातचीत हमने की, ये भी जाना कि किस तरीके से आप अपने कार्य क्षेत्र में दिन रात जुटे रहते हैं, और कोशिशें ये होती हैं कि जो युवा पीढ़ी है उन्हें एक बेहतर भविष्य मिल सके, उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके और एक बेहतर संस्थान मिल सके जहाँ पर वो अपना रिसर्च कंप्लीट कर पाए, जहाँ पर वो इस विषय से जुड़े जितने भी शोध हैं वो कर पाएँ। यदि हम बातचीत करें आपकी बात की, तो आपने हमेशा कहा है कि आपको गांव-गांव से शिक्षाविद निकालना है, गांव के कोने-कोने से शिक्षाविद निकालना है, रिसर्चर निकालना है। लगभग आपके 150 से ज़्यादा रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो इस लाइन के पीछे की मंशा मैं जानना चाहूँगी, इस लाइन के पीछे की मंशा क्या रही, और इसके पीछे जो आप कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके विषय में विस्तार से बता पाएँ। हाँ, मैं अपनी एक छोटी सी अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कल लास्ट करीब 10 सालों में मेरे अंदर एक भावना जागृत हुई कि जो देश में या खासकर बिहार में जो इंजीनियर्स बन रहे हैं या जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो अपने इंजीनियरिंग या मेडिकल इंजीनियरिंग साइंस या मेडिकल साइंस या साइंटिफिक फील्ड में नहीं जा रहे हैं। जैसे कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आते हैं, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, तो बिहार में उसको रोज़गार का साधन नहीं दिखता है। जो डॉक्टर्स एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, एमडी एमएस की डिग्री लेते हैं, वो अपनी ज्ञान को सिर्फ क्लिनिक तक लिमिट रखते हैं, क्लिनिकल सेवा तक, प्रैक्टिसेस के लिए। तो मैंने एक सोचा, आखिर ये ब्रेन ड्रेन कहाँ हो रहा है, आखिर बेस्ट ब्रेन बेस्ट एरिया में क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर इंजीनियर्स हैं तो वो क्रिएशन में क्यों नहीं जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्यों नहीं जा रहे हैं।
तो उसका एक रीज़न मैंने ढूंढा कि जो हमारे बिहार में रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज पर आधारित अगर रिसर्च हो तो हमारे पास इंडस्ट्रीज आएगी, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, तो इंजीनियर्स उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। डॉक्टर्स की जहाँ तक बात है, मान लीजिए हमारे पास जो मेडिसिन का रिसोर्सेज है बिहार में, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, है ना, या उससे ज़रा अनेक अन्य आयुर्वेदिक क्षेत्रों में है। अगर मेडिसिन पर रिसर्च होते हैं तो उससे रिलेटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ खुलेंगे, उससे जुड़े मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स हैं, MD MS, वो भी जुड़ेंगे उसके साथ, और अपनी रिसोर्सेज पर आधारित रिसर्च को बढ़ाएंगे। तो मैंने फोकस किया, जैसे हमारे बिहार में देखिए कितने बड़े रिसोर्सेज हैं। आप राइस हस्क का एग्जाम्पल लीजिए, धान के भूसे में, पता है उस धान के भूसे में सिलिका बहुत प्रचुर मात्रा में होता है ना। अच्छा। अभी आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, मेरा गांव का, मैं जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है, जहां मैं बड़ा हुआ हूं, वो कसमड़ा गांव है बिहार का, पूर्णिया जिला का धमदाहा प्रखंड के अंदर। मैं देखता था मेरे गांव में आदिवासी भाई लोग बहुत हैं, वो मिट्टी में वो मिलाते थे धान के भूसे को और उससे दीवार बनाते थे। मुझे उस बचपन में पता नहीं था क्यों मिलाते हैं, लेकिन ये पता था कि उसको मिलाने से उस मिट्टी का जो ये दीवार होता है उसकी मैकेनिकल हार्डनेस बढ़ती है ना, उसकी मजबूती बढ़ती है, ये मुझे पता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि उसका कारण क्या था कि उसके अंदर जो धान का भूसा है, जो एक वेस्ट मटेरियल है, उसके अंदर सिलिका प्रचुर मात्रा में है। तो यानी एक फंक्शनल मटेरियल को निकाला जा सकता है, हम लोग उसको प्रचुर मात्रा में निकाल रहे हैं। और अभी हम लोग उस स्टेज पे पहुँचाए हैं कि हम लोग उस वेस्ट को वेल्थ और नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एक बहुत सारी इंडस्ट्री का हमें ऑफर भी आ रहा है कि इसको हम लोग औद्योगिक रूप में कैसे काम करें। जी। इस वेस्ट को हम धान के भूसे से सिलिका निकाल के, सिलिका का उपयोग ड्रग डिलीवरी में भी होता है, सीमेंट में भी होता है, टाइल्स में भी होता है, पेंट करने में भी यूज होता है ना। और उस धान के भूसे को हम जला देते हैं या जानवरों को भी खिलाते हैं या कहीं फेंक देते हैं, तो उसको हम फंक्शनल मटेरियल के रूप में कन्वर्ट करें, तो एक औद्योगिक विकास की बातें होने की बात हो रही है। तो एक इंडस्ट्री खड़ा करेंगे तो इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को रोजगार मिलेगा, और जो गांव के लोग हैं उनको ये पता चलेगा कि ये एक इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, ये एक फंक्शनल मटेरियल्स है जिसके अंदर बहुत सारे काम की चीज़ें हैं। एक बात ये हुई, तो वहाँ के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, मिल रही है। दूसरी चीज़ें चलें, आप मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें, है ना। मैंने अभी आपको कहा कि आयुर्वेद के खजाने पड़े हुए हैं। हमें ये बताइए, दूध का में हल्दी डाल के पीने की जो कल्चर है हमारे पूर्वजों ने डेवलप किया, उसके पीछे क्या है। तो कभी देखे होंगे आप, एक जाता हुआ करता था, जी जी, जाता पीसा करते थे हम लोग, तो देखते थे गांव में। उसका पीछे क्या था कि पाउडर बनाना, हल्दी का पाउडर बनाना, आदि का पाउडर बनाना, या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के पाउडर को बनाना। उसका उद्देश्य था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल को बनाना, ताकि उसको खाने के बाद उस शरीर में उसकी बायो एबिलिटी बढ़ जाए, उसकी सक्रियता बढ़ जाए। और उसी को हम लोग नैनो कहते हैं, छोटे पार्टिकल्स को नैनो कहते हैं। तो जितने भी बिहार में हमारे रिसोर्सेज हैं, जिंजर है, सिनेमन है, टर्मरिक है ना, इस तरह के पार्टिकल्स हैं हमारे पास। मोरिंगा बहुत फेमस, सहजन जिसको कहते हैं। ये सारी चीज़ों को, हमारे बहुत सारे PhD स्टूडेंट हैं जिस पे काम किया है, ये सारी चीज़ों को सुपरफाइन पाउडर बना के वैज्ञानिक आधार के साथ अगर हम समाज में लाते हैं तो स्वास्थ्य भी सही होता है, लो कॉस्ट भी होता है, और हमें बाजार में उस पर उद्योग होने की भी संभावना है। जितने भी पाउडर मसाले होते हैं उसका कोई वैज्ञानिक आधार बहुत कम का होता है। जी जी। तो उससे आधारित जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनकी मदद लेके एक मेडिकल साइंस के फील्ड में, आयुर्वेदिक साइंस के फील्ड में एक बड़ा सेक्टर खड़ा हो सकता है, और होने की संभावना बन रही है। ऐसा नहीं, हमारे साथ, हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन हम तो एक शिक्षक हैं, हम एक वैज्ञानिक हैं, हम एक प्रोफेसर हैं। हमारा तो काम है रिसर्च करना, ज्ञान को क्रिएट करना, लेकिन उसको उद्योग का रूप देना है तो एकेडमिक इंडस्ट्री टाई अप होनी चाहिए। और विश्वविद्यालयों में, है ना, एक अच्छे शिक्षाविद, एक वैज्ञानिक रजिस्ट्रार भी होनी चाहिए, है ना। शिक्षण संस्थानों में भी ऐसे होने चाहिए, ताकि उस बात को समझे, उसको बढ़ाए, जी, है ना। ये बहुत मायने रखता है। जब आप पढ़ाई करते हैं या जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपके मेंटर कौन है, आपको जो गाइड कर रहे हैं वो कौन है। और चूँकि मुझे ऐसा लगता है राकेश सर कि आप स्टूडेंट को एक दिशा देते हैं, उनका जो एक विज़न है उसे आप खोलने की पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम आगे चलो।
मुझे लगता है शायद यही वजह है कि आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, आपको बेस्ट युवा प्रोफेसर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो जानना चाहूँगी कैसा लगता है जब इस तरह के सम्मान मिलते हैं और किस तरह की अनुभूति होती है? हाँ, मैं एक बहुत ही अच्छा अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। हमारे बिहार के एक गवर्नर थे, महामहिम लालजी टंडन साहब, कुलाधिपति थे, गवर्नर थे। मुझे ऐसा एक बार टंडन साहब से मेरी मुलाकात हुई थी राजभवन में, गवर्नर हाउस में। उन्होंने मेरे सारे काम को देखा था और बड़ी मुझे उन्होंने उत्साह बढ़ाया था। बाद में एक एडवर्टीजमेंट निकला था कि ओपन एडवर्टीजमेंट निकला था कि बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट कॉलेज अवार्ड, बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड करके, मैंने भी पढ़ा था। और वो स्कीम शुरू किया हुआ था महामहिम कुलाधिपति सह गवर्नर बिहार लालजी टंडन साहब का, और उसमें मैंने भी अप्लाई किया था और विश्वविद्यालय के द्वारा मुझे मेरे आवेदन को फॉरवर्ड भी किया था बेस्ट टीचर के लिए। और मुझे उसके लिए जब मुझे अवार्ड के लिए मेरा नाम सिलेक्शन हुआ, और तो मेरे अवार्ड में एक नाम जोड़ दिया बेस्ट यंग टीचर अवार्ड विथ कंट्रीब्यूशन इन मॉडर्न फील्ड ऑफ नैनो साइंस। तो मुझे लगता है ये अवार्ड ने समाज में मुझे एक नई जिम्मेदारी दे दिया। एक तो यंग टीचर जोड़ दिया, युवा टीचर, दूसरी बात उसमें मॉडर्न फील्ड ऑफ नैनो साइंस, आधुनिक विज्ञान में। तो मुझे एक तरह से खुशी हुई, तो मुझे एक तरह से जिम्मेदारियाँ भी मुझे बढ़ गई कि मुझे कुछ करके और देना है समाज को। जी। नहीं तो ये अवार्ड कोई काम का नहीं। और उसमें भी अवार्ड चांसलर ने दिया, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए गवर्नर ने दिया। और इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी मुझे खुली मन से मेरे कार्य को सराहा। मैं भी उनका कृतज्ञ हूँ, और मेरे काम को उन्होंने सराहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है मुझे आउटपुट ला के उनको देना। जी। और इसके पहले यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मुझे मिले हैं 2008 में। तो ये सारी अवार्ड उत्साह को तो बढ़ाता ही है कि मैंने जो काम किया मेरा फल मिला, और एक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। जी, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। चूँकि आपने कई वर्ष दिए हैं शिक्षण के क्षेत्र में, कई पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। यदि हम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की बात करें तो आपने वहाँ पूर्व आपने कुल सचिव, आपने सचिव के पद पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, और साथ ही कुलानुशासन के पद पर अभी आप सेवाएं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा जो समय है वो आपका शिक्षण के क्षेत्र में ही जाता है। वैसे विद्यार्थी जो जुड़ना चाहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से, इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं, चलते चलते चाहूँगी कि एक छोटा सा संदेश उन्हें ज़रूर दें आप। हाँ, जैसे मैंने कहा है कि मैं 1 वर्ष करीब वहाँ के रजिस्ट्रार कुल सचिव के भी चार्ज में रहा, और कुलानुशासक तो मैं अभी भी हूँ, और एक विभाग अध्यक्ष भी हूँ नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी का। तो मैं यही चाहूँगा, एक नया विज्ञान है जी, नए क्षेत्र हैं, और हमारे बिहार में, भारत में इस पर रिसोर्सेज काफ़ी हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे हमारा कॉस्मेटिक्स का एरिया है, हमारे फूड का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है, आयुर्वेदिक साइंसेस का फील्ड है, मेडिकल साइंस का। ये सारे क्षेत्र में नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। उद्योग की संभावना हमारे बिहार में बनती है, नए इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिशमेंट की संभावना बनती है। तो जहाँ ज्ञान होगा, जहाँ विज्ञान होगा, वहाँ प्रकृति से भी प्यार जुटेगा। और ज्ञान विज्ञान के साथ प्रकृति के साथ मिलकर रहना ही जीवन होता है। जब आप प्रकृति के साथ मिलकर रहते हैं तो जीवन का एक अलग आनंद होता है। सारे पेड़ पौधे जो आसपास में लगाए रहते हैं, उससे प्यार लोग क्यों करते हैं? प्रकृति का पार्ट है। तो जब बहुत कुछ जानने को मिला राकेश जी आपसे, क्योंकि आपने इतनी सारी चर्चाएं वो भी विस्तार में बताई। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम के लिए समय निकाल पाए, हमारे स्टूडियो में आए और नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ी, नैनो साइंस से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं की, साथ ही आपने अपने विषय में भी विस्तार से बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्ते। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी से। आप पूर्व रजिस्ट्रार हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत, और कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहान? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए, हमें इंतज़ार रहेगा आपके ख़तों का। नोट कर लीजिए, हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।